गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी एक मंजिल में। तो आज मैं पूरे वीक का आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ, जिसको मैं एमसीक्यूज के थ्रू आपको रिवीजन करवाने आ रही हूँ। तो शुरू करते हैं आज का दिन एक नए जोश के साथ। फटाफट से आप सब लोग कॉपी पर लेकर बैठ जाइए। आपको करना क्या है, आपको सारे क्वेश्चन का मुझसे पहले आंसर देना है। वीडियो को थोड़ी देर आपको पॉज कर देना और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। उसके बाद वीडियो के एंड में आपको बताना है कितने क्वेश्चन सही और कितने क्वेश्चन गलत गए। तो वीडियो की शुरुआत मैं करूंगी आज की यानी 24 दिसंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। उसके बाद बाकी आपका पूरे वीक का रिवीजन कंटिन्यू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट लेक्चर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि रिसेंटली साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है हाइड्रोजन साइनाइड को, जो कि लाइफ की फॉर्मेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। ये मिला है एक मून पर जिसका नाम है एनसेलेडस। तो पूछा जा रहा है कि ये मून किस प्लेनेट का है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए जुपिटर, बी सैटर्न, सी मार्स एंड डी वीनस। तो क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सोलर सिस्टम का बिगेस्ट प्लेनेट कौन सा है। उसके साथ ही साथ आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्लेनेट है जिसको अर्थ की ट्विन सिस्टर भी बोला जाता है, और रेड प्लेनेट किसको बोला जाता है, ये सब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सैटर्न। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो नासा का जो कैसनी स्पेस क्राफ्ट है, तो उसके द्वारा जो डेटा इकट्ठा किया गया था, तो साइंटिस्ट ने उसको यूज कर सैटर्न का जो आइसी मून एनसेलेडस है, उसके ओशन में उन्होंने हाइड्रोजन साइनाइड की खोज की है। हाइड्रोजन साइनाइड जो कि लाइफ फॉर्मेशन के लिए एक क्रूशियल मॉलिक्यूल माना जाता है। और ये जो न्यूज़ है वो पब्लिश हुई थी नेचर एस्ट्रोनॉमी में। कि स्टडी में सजेस्ट किया जाता है कि एनसेलेडस की जो सब सरफेस ओशन है, तो उसमें जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा केमिकल एनर्जी हो सकती है। और ये जो रिसर्च हुई है तो कैसनी की डेटा कलेक्शन के ऊपर हुई है। और ये जो डेटा कलेक्ट किया गया था तो वो 2004 से 2017 के बीच का जो डेटा कलेक्ट हुआ उसके ऊपर ये रिसर्च की गई है, जिसमें बताया गया कि हाइड्रोजन साइनाइड के साथ साथ वहाँ पे मैथनॉल, एथेन और ऑक्सीजन भी पाया गया है। ऐसे कंफर्म हुआ है कि सैटर्न का टोटल जो मून है वो 62 है। उसमें जो लार्जेस्ट मून है सैटर्न का वो आपका हो जाता है टाइटन, जो कि पृथ्वी के खुद के मून से भी बहुत बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा विच कंट्रीज आर्म्ड फोर्स हैव रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द कोटेड गोल्डन आउल अवार्ड फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। कि हाल ही में किस देश के सशस्त्र बलों को उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो एक तो क्वेश्चन आपका ये बन जाता है कि किसको दिया गया, साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि गोल्डन आउल जो अवार्ड है तो वो किस कंट्री से रिलेटेड है या किस कंट्री में दिया जाता है। तो इसका आपका ऑप्शन देख लेते हैं। ए चाइना, बी श्रीलंका, सी सिंगापुर एंड डी इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया की जो आर्म फोर्स है तो उसको उसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए श्रीलंका के द्वारा ये गोल्डन आउल अवार्ड दिया गया है। तो थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। इंडियन आर्म फोर्स को उनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए गोल्डन आउल अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये जो अवार्ड है तो श्रीलंका में जो डिफेंस सर्विसेज कमांड है स्टाफ कॉलेज में जो प्रतिष्ठित कमांड स्टाफ फोर्स के जो भारतीय सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों को उनके परफॉर्मेंस के लिए ये अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड देने वाले हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च किया। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, बी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, सी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने लॉन्च किया नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल 19 दिसंबर 2023 को। और ये कहाँ पे लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया न्यू दिल्ली में। तो ये एक कॉन्फ्रिहेंसिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप नेशन से रिलेटेड जो भी जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ एनालाइज भी कर सकते हैं। और ये एक इनिशिएटिव है जियो स्पेशल सर्वे ऑफ इंडिया, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिसेंटली G7 नेशंस हैव प्लान टू ब्लॉक द एंट्री ऑफ विच कंट्रीज डायमंड्स इनटू देयर मार्केट।
तो हाल ही में G7 देशों ने किस देश के हीरो को अपने बाजारों में प्रवेश को रोकने की योजना बनाई है? तो G7 में कौन कौन सी कंट्रीज है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके बारे में आपको बताया हुआ है। और आपको ये भी बताना है कि क्या इंडिया G7 का मेंबर है कि नहीं है। तो इसका आंसर आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में देखिए। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बी ईरान, सी चाइना एंड डी रशिया। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा डी रशिया। तो इसके बारे में देख लेते हैं। G7 जो नेशन है तो वो 1 जनवरी 2024 से डायरेक्टली जो रशिया से रफ डायमंड आते हैं उनके इंपोर्ट्स पर बैन लगाने की बात की है। उसी के साथ ही साथ जो रशियन हीरे जो कि शामिल हो रहे हैं जिन्हें 1 मार्च 2024 से थर्ड कंट्रीज़ में प्रोसेस किया जा रहा है तो उस पर भी बैन होगा। तो G7 शुरुआत में एक जो कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी प्रणाली है उसको भी लागू करेगा, जो कि सितंबर से लागू होगा। ये जो बैन है तो वो 1 कैरेट या उससे अधिक के हीरो पर ही लागू होंगे, जो कि ट्रेसेबिलिटी सिस्टम के साथ ही सितंबर से आधा कैरेट या उससे कम तक बढ़ जाएंगे। तो G7 नेशन ऐसा रशिया के साथ क्यों कर रहे हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में था और मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। तो आपको इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कॉन्टेक्स्ट विद इंडिया वियतनाम रिलेशंस व्हाट इज विन बैक्स दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज़। भारत वियतनाम संबंधों के संदर्भ में विन बैक्स क्या है जो हाल ही में खबरों में बना हुआ था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज, बी कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, सी इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट एंड डी साइंटिफिक रिसर्च कोलैबोरेशन। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज। और यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि विन बैक्स एक्सरसाइज किन 2 कंट्रीज़ के बीच में होता है। तो आपको अब पता होना चाहिए कि विन बैक्स जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और वियतनाम की एक्सरसाइज है। अब देख लेते हैं इसके बारे में। तो विन बैक्स एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और वियतनाम के बीच में होती है और इसका एम है कि दोनों कंट्रीज़ में जो कि बेस्ट प्रैक्टिस है उसको शेयर करना, उसके साथ ही साथ जो इंटरऑपरेबिलिटी है उसको प्रमोट करना, अपने कोलैबोरेशन को और ज़्यादा मजबूत करना। और ये 4th एडिशन था जो कि वियतनाम के हनोई में हुआ था। आपको बताना है कि वियतनाम की कैपिटल क्या है, क्या हनोई है या कोई और ये एक्सरसाइज आपकी 11 से 21 दिसंबर तक हुई है। और इसमें 45 जो है वो इंडियन आर्म्ड फोर्स पर्सनल जो है उन्होंने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शार अमरतला तोरग्या ये एक एनुअल फेस्टिवल है, तो ये हर साल मनाया जाता है। तो ये किस स्टेट में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए अरुणाचल प्रदेश, बी मिजोरम, सी त्रिपुरा एंड डी सिक्किम। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए अरुणाचल प्रदेश। तो इसके बारे में देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू, उन्होंने एनुअल शर अमरतला तोरग्या फेस्टिवल जो कि थेक्से सांगे चोई मोनेस्ट्री में सेलिब्रेट हुआ था, जो कि आपका बलेमू में है। बलेमू आपका एक ट्रेन जंक्शन है जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश, आसाम और भूटान के बीच में पड़ता है। द टर्म वकायामा सोर्यू जो कि रिसेंटली न्यूज़ में देखी जा रही है, तो वो किससे रिलेटेड है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए एन एस्ट्रॉयड, बी अ फॉसिल, सी एन आर्ट वर्क एंड डी ट्रेडिशन। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी ए फॉसिल। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं कि आखिर ये है क्या। तो जापान के वकायामा में एक शिकारी जो कि मोसासौर है उसका फॉसिल देखने को मिला है और उसी के नाम पे उसका नाम रखा है वाकायामा सौर्यू, जिसका अर्थ होता है ब्लू ड्रैगन, जो कि आप पिक में देख पा रहे हैं। लगभग अगर देखा जाए तो पूरे 72 मिलियन साल पुराने फॉसिल की खोज हुई है और इसको खोजने वाले जो हैं वो है रिसर्चर अकीहोरो मिसाकी और इन्होंने 2006 में इसको खोजा था और रिसेंटली इस पर एक डिटेल स्टडी जो है वो पब्लिश हुई है और ये पब्लिश हुई है सिस्टमेटिक के जर्नल में। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये बिल्कुल एक मैसिव, ये जो आप देख रहे हैं तो इसी का नाम है वकायामा सौर्यू। तो ये एक सी मॉन्स्टर की तरह यानी एक राक्षस की तरह दिखता है और अगर देखा जाए तो इसका सर है वो एकदम मगरमच्छ की तरह है। आप देख भी सकते हैं कि इसमें किस तरह इसके सर को दिखाया गया। तो बताया गया कि इसका सर जो है वो एकदम मगरमच्छ की तरह लगता है और साथ ही साथ इसके जो फिलिपर्स हैं वो भी बहुत अजीबो गरीब हैं।
तो इससे क्या हो रहा है कि जो प्री हिस्ट्रिक में मरीन प्रीडेटर्स हैं तो उनके बारे में कुछ नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया कि हाल ही में खबरों में दिख रहे नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया, तो वो किस देश से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए कुवैत, बी कतर, सी ओमान एंड डी यूएई। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए कुवैत। तो ये न्यूज़ में क्यों है वो भी देख लेते हैं। तो ये जो नवाब अल अहमद हैं ये कुवैत के इमीर हैं, यानी वहाँ के महामहिम आप बोल सकते हैं, के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी फैमिली और वहाँ कुवैत के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। तो इनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म 5 जून 1937 को कुवैत सिटी में हुआ था और 1978 में कुवैत नेशनल गार्ड के चीफ भी बने थे और 1988 में इराक ईरान वार के दौरान इनको डिफेंस मिनिस्टर के रूप में भी अपॉइंट किया गया था और गल्फ वार जो कि 1990 में हुआ था उसमें भी इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अपने भाई की मौत के बाद 30 सितंबर 2020 से लेकर अब तक ये कुवैत के इमीर थे। अब इस टाइम कुवैत के इमीर कौन बने हैं तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ पे चल रहा है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सपेक्स स्कीम किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है? तो ये एक्सपेक्ट स्कीम है क्या और ये किसके द्वारा संचालित हो रही है, पूरा हम इसके बारे में देखेंगे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, सी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो 10 करोड़ तक के आवंटन के साथ स्कीम को लॉन्च कर रही है और ये स्कीम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग के प्रमोशन को लेकर है और इसका एम है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं और सेमीकंडक्टर है उनके मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा बूस्ट करना और साथ ही साथ ग्लोबली इंडिया को एक इलेक्ट्रॉनिक हब के रूप में इस्टेब्लिश करना, ये स्कीम का एम है। तो इसके साथ ही आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है कि इंडिया का आईटी हब किस शहर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र द्वारा अपनी उधार सीमा तय करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए हिमाचल प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना एंड डी केरला। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा केरला। इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो केरला गवर्नमेंट ने सेंटर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, क्योंकि सेंटर ने जो उसकी उधार लेने की लिमिट तय की है तो वो कह रही है वो सरासर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टेट की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करता है। तो सेंटर का जो ये कदम है वो सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है। और केरल ने यह भी कहा कि ऋण सीमा को केंद्र सरकार की योजनाओं से जोड़ना और स्टेट का जो भी बकाया धन है उसको रोकना उसकी अर्थव्यवस्था और साथ ही साथ जो पॉपुलेशन का वेलफेयर है उसके ऊपर एक बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। रिसेंटली आनंद मैरिज एक्ट जो कि इम्प्लीमेंट हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, ये एक्ट जो है कानूनी पहचान देता है। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? आपका हो जाएगा इंटरकास्ट मैरिज, बी इंटरफेथ मैरिज, सी सिख मैरिज एंड वेडिंग रिचुअल्स, डी हिंदू मैरिज एंड रिचुअल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी सिख मैरिज एंड वेडिंग रिचुअल्स। इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो आनंद मैरिज एक्ट जो है वो जो सिख वेडिंग रिचुअल्स है उसको स्टैच्यूटरी रिकॉग्निशन यानी कानूनी पहचान देता है, उसको लीगल करता है और साथ ही साथ इसमें जो रजिस्ट्रेशन है उसके प्रोविज़न को भी रिकॉग्नाइज करता है। और ये इम्प्लीमेंट हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। काफ़ी लंबे समय से सिख कम्युनिटी के द्वारा इस चीज़ की मांग की जा रही थी। तो एक ऐतिहासिक एक्ट कहा जा सकता है कि अब जम्मू एंड कश्मीर में आनंद विवाह पंजीकरण के लिए अलग नियम अधिसूचित किए गए हैं। फिर है हु इज़ द ट्रेजर ऑफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ओवरसीइंग राम टेम्पल प्रिपरेशंस। राम मंदिर के तैयारियों की देखरेख करने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष कौन है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए महंत नृत्य गोपाल दास, बी गोविंद देवागिरी, सी चंपत राय एंड डी नृपेंद्र मिश्रा। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी गोविंद देवागिरी। इसके बारे में भी जान लेते हैं। और ये आपका न्यूज़ में बहुत ज़्यादा बना हुआ है क्योंकि राम मंदिर का अभी उद्घाटन होने वाला है जनवरी 2024 में।
तो यूपी के जितने भी एग्ज़ाम हैं और कहीं पूछा ना जाए, लेकिन यहाँ पर पूछने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो लगातार इससे जितने भी करंट अफेयर्स आ रहे हैं मैं इसे अपनी क्लास में कवर करा रही हूँ। तो आप इन सब के नोट्स एक जगह पे बना के रख लीजिए, ताकि जब टाइम आए तो उसको आप आसानी से रिवाइज कर सकें। और साथ ही साथ मैंने राम मंदिर पर भी वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर उसको देख लीजिएगा। तो गोविंद देवगिरी जो हैं वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, जो कि प्रस्तावित उद्घाटन से पहले उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या में राम मंदिर है उसकी तैयारियों की देखरेख कर रहे हैं। और इसमें जटायु जैसी मूर्ति की भी स्थापना की जा रही है, जिनका कि रामायण में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रामायण को किसने लिखा है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कैप्टन फातिमा वसीम ने कहाँ तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनकर इतिहास रचा? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, बी अमेजन रेन फॉरेस्ट मोबाइल मेडिकल यूनिट, सी सियाचिन ग्लेशियर एंड डी अंटार्कटिक एक्सपेडिशनरी स्टेशन। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा सी सियाचिन ग्लेशियर। तो हम इनके बारे में तो सब जानेंगे ही, साथ ही साथ सियाचिन ग्लेशियर के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि ये यूपीएससी में भी 2020 में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था और ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। तो कैप्टन फातिमा वसीम ने दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली वीमेन मेडिकल ऑफिसर बनकर इतिहास रच दिया है। और सियाचिन बैटल स्कूल में एक रिगरस ट्रेनिंग के बाद ये यहाँ पे अपॉइंट की गई हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 15,200 फीट की ऊंचाई पर परतापुर सेक्टर में एक पोस्ट पर शामिल किया गया है। इनकी जो पोस्टिंग है वो आर्म्ड फोर्स में विमेन एम्पावरमेंट में एक मेजर रोल प्ले करेगा। तो अब देख लेते हैं सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। तो ये हिमालय की ईस्टर्न कराकोरम रेंज में लोकेटेड है। ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपको इमेज भी दी हुई है इसकी। तो ये आपका सियाचिन ग्लेशियर है। आप अगर इधर ईस्ट साइड में देखेंगे तो अक्साई चीन है और इधर आप देखेंगे तो कराकोरम है। तो इसमें बताया जा रहा है कि हिमालय में जो कराकोरम रेंज है उसके ईस्ट में आपका ये कराकोरम है और इसके ईस्ट में आप देख रहे हैं आपका सियाचिन ग्लेशियर है। और ये ईस्टर्न कराकोरम में पॉइंट NJ 9842 के ठीक नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है, जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो LOC है वो समाप्त होती है। तो पूरा जो सियाचिन ग्लेशियर है वो अपने सभी जो मेजर उसके पासेज हैं उसके साथ 1984 जब आपका ऑपरेशन मेघदूत हुआ था तो उससे वो भारत के एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन आता है। ये वर्ल्ड्स के नॉन पोलर एरियाज में सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है। अब सवाल आता है कि फर्स्ट कौन है? फर्स्ट ग्लेशियर जो है वो है तजाकिस्तान में और उसका नाम है फेटचेंको ग्लेशियर। नुब्रा रिवर जो है वो सियाचिन ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। इसी से आपका क्वेश्चन भी यहाँ पे बना था और साथ ही साथ ये जो आपकी लोकेशन है उसको लेकर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटल फील्ड है, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इंडिया की फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट जिसका नाम है नमो भारत, तो वो किसके किसके बीच में कंस्ट्रक्ट हुई है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए दिल्ली एंड मेरठ, बी मुंबई एंड पुणे, सी दिल्ली एंड जयपुर एंड डी बेंगलोर एंड मैसूर। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ए। इसके बारे में भी हम देख लेते हैं, क्योंकि जब इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो स्पेशली यूपी के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आता है। तो देख लेते हैं इसके बारे में भी। दिल्ली और मेरठ के बीच में जो बन रही इंडिया की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर नमो भारत कर दिया गया है। और पहले इसे नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन कहा जाता था, की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, लेकिन अब उसका नाम भी बदलकर नमो भारत कर दिया गया है। और साहिबाबाद से दुहाई के बीच 82 किलोमीटर लंबे रैपिड रेल कॉरिडोर का पहला खंड यहाँ पे पहले से ही चालू है। और नमो भारत का जो एम है वो है कि दिल्ली और मेरठ के बीच में जो ट्रैवल की जो टाइमिंग है उसको लगभग 50 मिनट तक कम करना है। इसके साथ ही साथ रेल के थ्रू ये एक गेम चेंजर भी साबित हो सकता है, क्योंकि ये एक सस्टेनेबल रीजनल कनेक्टिविटी देने वाला है दोनों
जगहों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 साल पुराना ओल्ड एशियन स्क्रिप्चर जो कि माना जाता है गुप्ता और पाला आर्ट फॉर्म से रिलेटेड है, तो वो कहाँ पे मिला है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए वेस्ट बंगाल, बी मिजोरम, सी उत्तर प्रदेश एंड डी पंजाब। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी मिजोरम। इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो 2 एशियन स्कल्पचर्स जो कि मिजोरम के ममित डिस्ट्रिक्ट के कोलालियन विलेज में पाए गए हैं और ये कहाँ पर है? ये आसाम की बराक वैली के पास ही में है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो स्कल्पचर है, तो ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि 15 साल पुराना है ये, और साथ ही साथ इसमें एक स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटी दिखती है गुप्ता और पाला के पीरियड के टाइम में जिस तरह से आर्ट फॉर्म थी उसको लेकर। और गुप्ता और पाला का पीरियड टाइम कौन सा था? वो 750 से 1200 सेंचुरी के बीच था। और बताया जा रहा है कि ये जो दोनों स्कल्पचर्स पाए गए हैं, जिसमें एक आपका है रिलीफ जो कि पहाड़ों में खुदा हुआ है, वो लगता है कि एकदम बुद्धा जी की तरह है। दूसरा स्कल्पचर जो है वो फ्री स्टैंडिंग है, जिसमें पत्थर से एक स्टैचू बना हुआ है पहाड़ों में, जो कि बिल्कुल पार्वती जी की तरह लगता है, जो कि एक हिंदू गॉडेस हैं। तो ये आप इसमें देख रहे हैं, आपको इसमें बताना है कि आपको इसमें ये दोनों मूर्तियाँ कहाँ दिख रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसेट या इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एंड एजुकेशन ऑन टेक्नोलॉजी। तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, प्रशासित किया जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड डी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा सी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। साथ ही साथ देख लेंगे कि ये क्या है। तो इंडियन टेक्निकल और इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जो प्रोग्राम है वो एक प्रोमिनेंट कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1964 में। और आईटेक जो है वो वन ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग इंटरनेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, जिसमें लगभग 160 कंट्रियों से भी ज़्यादा 2 लाख तक ऑफिशियल्स जो हैं वो ट्रेंड किए जा चुके हैं। फिर चाहे आप उसमें बात कर लीजिए सिविलियंस की या डिफेंस सेक्टर की। और इस प्रोग्राम के अंदर और हाल ही में इसमें जो इंडिया और ताइवान है, तो 5G AI इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर जैसे एरियाज़ में कोलैबोरेशन की बात पर फोकस कर रहा है। और जो आईटेक है वो एडमिनिस्टर किया जाता है डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन, सेकेंड डिवीज़न ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय दिवस, जो कि 16 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। तो इसमें इंडियन आर्म्ड फोर्स की जो जीत हुई थी पाकिस्तान के ऊपर 1971 की वार में, उसको लेकर ये सेलिब्रेट होता है। इस दिन पाकिस्तान के साइड से कौन ऐसे थे जिन्होंने सरेंडर के पेपर पे साइन किया था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए जनरल तिक्का खान, बी जनरल अयूब खान, सी जनरल यहिया खान एंड डी जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा डी जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी। और आप में से ज़्यादातर जो आंसर कर रहे हैं वो कर रहे हैं जनरल अयूब खान, लेकिन वो इससे नहीं रिलेटेड हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जनरल अयूब खान किस एग्रीमेंट से रिलेटेड हैं। तो विजय दिवस जो कि सेलिब्रेट होता है हर साल 16 दिसंबर में, इसमें क्या हुआ था? इसमें इंडिया की जीत हुई थी पाकिस्तान के ऊपर, और ये कब हुआ था? 1971 में। और इसी के साथ ही साथ बांग्लादेश का भी क्रिएशन इसी वॉर के थ्रू हुआ था, जो कि पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। और साथ ही साथ इस दिन इंडिया जो है उन सारे सोल्जर्स को भी श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। और इस वार के रिजल्ट में क्या हुआ कि वर्ल्ड वार के बाद दूसरा ये ऐसा बिगेस्ट एवर मिलिट्री सरेंडर है जो कि हुआ। तो ये साइन करने वाले कौन थे? ये थे जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी, जो कि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्स के हेड थे। इन्होंने सरेंडर किया था जो कंबाइंड फोर्स थी इंडियन आर्मी और जो बांग्लादेश की फोर्स थी मुक्ति बहिनी के सामने। और बांग्लादेश में 16 दिसंबर को एक विक्ट्री डे के रूप में मनाया जाता है। और जो फील्ड मार्शल सेम मनेकशा हैं, ये चीफ थे आर्मी स्टाफ के 1971 की वार के दौरान, और इनको इंडिया की विक्ट्री का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। और ये जो डे है ये एक हिस्टोरिकल और नेशनल इम्पोर्टेंस भी रखता है, जो कि भारत के एक प्रतिष्ठित राष्ट्र के रूप में उभरने का भी प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द रेसिपेंट ऑफ पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द अपकमिंग
अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल। इसके बारे में तो आपको बताऊंगी, लेकिन आपको ये बताना है कि ये जो अवार्ड फंक्शन होने वाला है ये कहाँ पर होने वाला है। तो आगामी अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव 2024 में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार किसे दिया जाने वाला है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए गुलजार, बी परसून जोशी, सी जावेद अख्तर एंड डी परेश रावल। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा सी जावेद अख्तर। इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो जावेद अख्तर जो कि एक लिरिस्ट होने के साथ साथ स्क्रीन राइटर भी हैं। अपकमिंग जो अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल है तो उसमें इनको पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ सम्मानित किया जाना है। और इंडियन फिल्म में अगर देखा जाए तो इनका जो योगदान है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इनको कुछ ऐसी फिल्में जिससे इनको और ज़्यादा पहचान मिली, लाइक आपका हो गया जंजीर, दीवार, शोले, डॉन, काला पत्थर और मिस्टर इंडिया जैसी कई ऐसी प्रतिष्ठित हिंदी फिल्मों में इनके काम के लिए इनको जाना जाने लगा। और ये जो अवार्ड है ये इनको 3 जनवरी 2024 को MGM यूनिवर्सिटी जो कि छत्रपति संभाजी नगर के रुकमणी सभागार में उद्घाटन दिवस समारोह के दौरान महोत्सव के 9वें संस्करण में दिया जाने वाला है। हु इज़ द फर्स्ट फीमेल ऑक्शनियर इन IPL हिस्ट्री? IPL इतिहास की पहली महिला नीलामीकर्ता कौन है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए मलिका सागर, बी फाल्गुनी, सी विनीता एंड डी नन ऑफ द एबव। तो इस टाइम IPL जो है वो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि IPL में इस टाइम मोस्ट एक्सपेंसिव क्रिकेटर कौन है और उनको कितने रुपए में खरीदा गया है और वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये सब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए मलिका सागर। देख लेते हैं इनके बारे में भी। तो पहली बार IPL का जो ऑक्शन है वो इंडिया के बाहर हो रहा है, यानी दुबई में हो रहा है, जो कि 19 दिसंबर से शुरू हो चुका है। और IPL की 16 साल की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई महिला ऑक्शनियर जो है वो ऑक्शन को हैंडल कर रही है। तो मलिका सागर का जो करियर बना था एज ए ऑक्शनियर तो वो उनका 2001 से शुरू हुआ था, जब उन्होंने काम करना शुरू किया था क्रिस्टी के ब्रिटिश ऑक्शन हाउस में। उसके बाद इन्होंने स्पोर्ट ऑक्शंस में भी पार्टिसिपेट करना शुरू किया। आप देख सकते हैं मैंने आपको यहाँ हिंदी में भी पूरा दिया हुआ है, तो आप इसकी PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके और वहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। अब देख लेते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विच कंट्री अनाउंस द गैलेफो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट? किस देश ने गैलेफो स्मार्ट सिटी परियोजना की घोषणा की है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए चाइना, बी इंडिया, सी भूटान एंड डी नेपाल। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा सी भूटान। देख लेते हैं इसके बारे में भी कि ये है क्या और शुरू क्यों किया गया। तो भूटान के जो किंग है जिग्मे खेसर नामगेल वांगचुक, उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो गैलेफो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले हैं, जो कि एक इंटरनेशनल सिटी है। कहाँ पे? इंडिया के बॉर्डर के पास। और इस प्रोजेक्ट का जो ऑफिशियली नेम है वो है गैलेफो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। और ये लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला है। और इसका एम है इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना, जिससे जो साउथ एशिया को कनेक्ट किया जा सके साउथ ईस्ट एशिया से। और किसके थ्रू ये कनेक्ट होगा? ये होगा इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका भूटान है और साउथ एशिया को ये कनेक्ट करेगा साउथ ईस्ट एशिया से। और ये आप बीच में देख रहे हैं कि इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वो इसके बीच में आ रहे हैं। देख लेते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर्स नियर विच सिटी आर वेन्यू ऑफ बिगेस्ट एवर मल्टीलैटरल एक्सरसाइज मिलन 2024 ऑफ इंडियन नेवी? भारतीय नौसेना का अब तक सबसे बड़ा जो बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2024 है वो किस शहर में होने वाला है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए विशाखापत्तनम, बी गोवा, सी कोचीन एंड डी मुंबई। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ए विशाखापत्तनम। इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो इंडियन नेवी अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ अपना सबसे बड़ा मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है मिलन 2024, तो वो विजाग में शुरू कर रही है। और उसी के साथ ही साथ वो डिप्लॉय कर रही है अपना INS विक्रमादित्य, और उसी के साथ न्यू इंडिजिनस जो स्वदेशी हमारा INS विक्रांत है उसको। ये जो इवेंट है इसमें 50 फॉरेन नेवीज भी शामिल हो रही हैं, जिनका एम है कि इंडिया की पावर जिस हिसाब से इंडियन ओशियन रीजन में बढ़ रही है तो उसको रिप्रेजेंट करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड का फर्स्ट पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल हैज़ बीन अनवेल्ड इन विच कंट्री? दुनिया का पहला पोर्टेबल आपदा अस्पताल का जो अनावरण है वो किस देश में किया गया है? तो आपका फर्स्ट पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल यानी चलता फिरता हॉस्पिटल, कि अगर किसी तरह का कोई डिजास्टर हो रहा है तो लोगों को सही टाइम पर इलाज ना मिलने की वजह से लोग मर जाते हैं, तो ये हॉस्पिटल ऐसा है कि वो खुद उन तक पहुंच जाएगा। तो ये किस देश में शुरू हो रहा है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए चाइना, बी इंडिया, सी यूक्रेन एंड डी इजराइल। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी, हमारी प्यारी कंट्री इंडिया। इसके बारे में देख लेते हैं। तो वर्ल्ड का जो फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल है जिसका नाम है आरोग्य मैत्री एड क्यूब, तो वो गुरुग्राम में अनवेल्ड हो रहा है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये तो पूछ ही सकते हैं कि वर्ल्ड का फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल कहाँ पर बन रहा है और उसका नाम भी पूछा जा सकता है, तो 2 क्वेश्चन भी हो गए। और साथ ही साथ ये भी पूछ लेंगे कि ये कहाँ पे अनवेल किया गया, तो ये भी आपका हो जाएगा गुरुग्राम। और ये किस स्टेट में है आपको ये भी बताना है। वर्ल्ड का जो फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल है जिसका नाम है आरोग्य मैत्री एड क्यूब, ये सैटरडे में अनवेल किया गया गुरुग्राम में, और इसको डेवलप किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। और इसमें लगभग 72 एड क्यूब्स हैं डिप्लॉय किए जा सकते हैं, जहां पर इस तरह का कोई भी इंसिडेंट देखने को मिलेगा। जो डिजाइन किया गया है तो वो इंडिजिनियसली प्रोजेक्ट भीष्म, जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी भारत हेल्थ इनिशिएटिव ऑफ सहयोग हित एंड मैत्री, तो उसके अंदर इसको डिज़ाइन किया गया है। और इसमें लगभग 200 जो कैजुअलिटीज़ होगी तो उसके इलाज के लिए इसको तैयार किया गया, यानी जो अभी इसकी लिमिट तय की गई है तो वो 200 तय की गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह दिख रहा है, इसी तरह ये आपका होगा पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम? तो कौन सा केंद्रीय मंत्रालय मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, बी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, डी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो अगर ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ दूं कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तो ज़्यादातर जो इसका आंसर देंगे वो देंगे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें गांव की बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका जो पर्पज़ है वो दूसरा है। तो इसलिए इस प्रोग्राम से जो एसोसिएटेड मिनिस्ट्री है वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि वो जो सारे विलेजेस हैं जो कि मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं, तो वो उनकी मैपिंग तैयार करेगी और साथ ही साथ उनके डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करेगी। तो कल्चरल मैपिंग पर जो ये नेशनल मिशन है, तो वो कल्चरल मिनिस्ट्री के तहत जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के कोऑर्डिनेशन के साथ संचालित किया जाएगा। और साथ ही साथ इसके लिए एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। इसमें होगा क्या, इसमें जितने भी भारतीय गांव हैं उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में, वहाँ की जो लोकाचार की विस्तृत जानकारी है उस इंफॉर्मेशन को इन लोग इकट्ठा करेंगे। साथ ही साथ जो वहाँ पे आते हैं विजिटर्स, तो उनके लिए वर्चुअल और रियल टाइम में वो इसको उपलब्ध कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लितानी रिवर जो कि न्यूज़ में देखी जा रही है, तो ये किन 2 कंट्रीज के बीच में बॉर्डर बनाती है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सीरिया एंड लेबनान, बी इजराइल एंड लेबनान, सी जॉर्डन एंड सीरिया एंड डी इजिप्ट एंड सूडान। तो आपको मैंने यहाँ पे एक हिंट भी दे दिया है। आप वर्ल्ड मैप को अच्छी तरह से जानते हैं तो आप समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, और ये जानने के बाद ही आप इसमें से 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर देंगे। तो ये आपका सी और डी तो वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इजराइल एंड लेबनान। देख लेते हैं इसके बारे में भी कि न्यूज़ में क्यों आई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लितानी रिवर इजराइल और लेबनान के बीच में बॉर्डर बनाती है। जो रिवर है ये दिसंबर 2023 में तब खबरों में आई जब यमन में जो हौती रेबल्स हैं उनके द्वारा एक क्रूज मिसाइल लॉन्च की गई थी, जो कि बाबेल अल मंदाब स्ट्रेट के नॉर्थ में 60 नॉटिकल मील दूर एक कमर्शियल जो ऑयल टैंकर जहाज पर हमला किया गया था। और ये हमला इजराइल और ईरान का जो गठबंधन था, जो कि था एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, तो उसके बीच में जो तनाव बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से ये चीज़ हुई थी, जिसमें जो हिजबुल्लाह और हौती रेबल्स के शामिल होने का भी बताया जा रहा है। और ये जो हौती रेबल्स हैं
तो ये अक्टूबर 2023 से हमास के साथ और जो पैलेस्तीन है उनके साथ एकजुटता दिखाते हुए इजराइल और जितने भी अमेरिकी अलायंस हैं उन सबको ये रेड सी में निशाना बना रहे हैं। तो जिसकी वजह से ये जो रिवर है वो न्यूज़ में आई है। तो आप देख ही रहे हैं कि 7 अक्टूबर से किस तरह से इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में लड़ाई शुरू हुई है और जो कि अभी तक नहीं ख़त्म हुई है। तो इससे रिलेटेड जितने भी आप प्लेसेस देख रहे हैं तो आपको उन सबके शॉर्ट नोट्स बना लेने, लास्ट टाइम में आप उसको रिवाइज कर सकें, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आने ही आने वाला है। अब्दुल फतेह एल सीसी जो कि न्यूज़ में देखे जा रहे हैं, तो वो तीसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं। तो वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए इजिप्ट, बी ईरान, सी इंडोनेशिया एंड डी नन ऑफ द एबव। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए इजिप्ट। इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो इजराइल और पैलेस्तीन की जब से लड़ाई शुरू हुई है तो आप देख सकते हैं कि जो इजिप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहने लगा, क्योंकि यहीं पे आपकी रेड सी भी है, कई ऐसी चीज़ें हो रही हैं इसके आसपास। तो आपको ये जो लोकेशन है इजराइल और पैलेस्तीन के आसपास की, तो इन सबको जानना है। साथ ही साथ में यहाँ पे इलेक्शन हुआ तो सोने पे सुहागा हो गया। तो अब्दुल फतेह अल सीसी जो है वो तीसरी बार उन्होंने शानदार जीत हासिल की है इजिप्ट में, और ये तीसरी बार इजिप्ट के प्रेसिडेंट बन गए और इन्होंने 89.6% जो है वो वोट हासिल किए, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इनके सामने कोई ऐसा चैलेंजर्स था ही नहीं जो कि इनको हरा सके। वहाँ की जो नेशनल इलेक्शन अथॉरिटी है उसने 18 दिसंबर को आर्थिक चुनौतियों और रीजनल टेंशंस के बीच अब्दुल फतेह अल सीसी को राष्ट्रपति पद की निरंतरता को चिन्हित करते हुए घोषणा की। तो आपको कमेंट बॉक्स में रेड सी के बारे में बताना है, ये इस टाइम न्यूज़ में क्यों है इसके बारे में बताना है, क्योंकि एक ग्रुप है जो कि यहाँ पे अपना दबदबा बना रहा है। तो आपको उसके बारे में बताना है कि वो ग्रुप किस कंट्री से बिलोंग करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका एक टर्म है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, स्पेशली यूपीएससी और यूपीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज़ द ग्रेट अनकन्फर्मिटी। ग्रेट अनकन्फर्मिटी क्या है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए अ जियोलॉजिकल फेनोमेना, बी अ स्पेस मिशन, सी कोई इकोनॉमिक टर्म्स है, या डी नन ऑफ द एबव। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ए जियोलॉजिकल फेनोमेना। इसको भी देख लेते हैं। तो साइंटिस्ट ने रिसेंटली द ग्रेट अनकन्फर्मिटी को समझने में एक प्रगति हासिल की है, और ये टर्म जो जुड़ा हुआ है ये एक जियोलॉजिकल फेनोमेना से जुड़ा हुआ है, जिसमें बताया जाता है कि जो अर्थ क्रस्ट का कुछ सेक्शन है वो जियोलॉजिकल रिकॉर्ड के हिसाब से मिसिंग है। तो ये जो मिस्टीरियस गैप है इसको लिंक किया जा रहा है स्नोबॉल अर्थ जो कि ग्लेशियल इरोजन से रिलेटेड है। तो अब सवाल पैदा होता है कि स्नोबॉल अर्थ है क्या? तो स्नोबॉल अर्थ एक पीरियड है जो कि 600 मिलियन ईयर्स पहले था, जहाँ पे क्या होता था कि जो अर्थ है वो बर्फ से पूरी तरह से ढकी हुई थी, पोल टू पोल। इस तरह से अगर जियोलॉजिकल हिस्ट्री के हिसाब से देखें अर्थ की एक दुर्गम अवधि इसको माना जाता है। तो ये भी आपके लिए एक क्वेश्चन बना देगा कि स्नोबॉल अर्थ है क्या, और साथ ही साथ ये तो आपका क्वेश्चन बनाने ही वाला है। और अर्थ क्रस्ट के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू मेडिकल फील्ड व्हाट इज मेथोट्रेक्सेट। चिकित्सा क्षेत्र के संदर्भ में अगर देखा जाए तो मेथोट्रेक्सेट क्या है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा एंटी कैंसर ड्रग, बी कोविड वैक्सीन, सी एंटी इन्फ्लेमिंग एजेंट, एंड डी विटामिन सी सप्लीमेंट। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ए एंटी कैंसर ड्रग। ये भी देख लेते हैं। तो मेथोट्रेक्सेट जो है वो कैंसर में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है, और अगर इसकी वैल्यू देखें ब्लड प्लाज्मा होता है तो इसमें ये 10 माइक्रोएम से ज़्यादा होती है, और जो कि खतरनाक भी साबित हो सकता है। और अगर ये 10 घंटे से ज़्यादा सिस्टम में रहता है तो इसका रिजल्ट बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये पॉइजन फैलाने लगता है। इसका इफेक्ट आपका लंग पे भी होगा, साथ ही साथ स्टमक में अल्सर भी हो सकता है, और हार्ट स्ट्रोक भी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फास्फोरिन, सिस्टीन और सोना का उपयोग करके एक असाधारण ऑप्टिकल गुणों वाली एक नई फ्लोरोसेंट सामग्री विकसित की गई है, जिसका जो यूज है तो वो कैंसर विरोधी जो दवा MTX की ज्यादा मात्रा का पता लगाने के लिए एक विजुअल सेंसिंग प्लेटफॉर्म के रूप में किया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है कि कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जो कि आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे महंगा क्रिकेटर बन गया है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए पैट कमिंस, बी डैरिल माइकल, सी हर्षल पटेल, डी माइकल स्टार्क। तो देख लेते हैं इसके बारे में भी। तो एक मिनी ऑक्शन के बावजूद जो आईपीएल 2024 का जो ऑक्शन हुआ था उसने इस बार गाड़ियों को खरीदने में बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो माइकल स्टार्क हैं, ये सबसे महंगे प्लेयर बन चुके हैं लीग की हिस्ट्री में, और इनको जो बाई किया है वो केकेआर ने बाई किया है। ये लेफ्ट आर्म है जिनको 24.75 करोड़ में खरीदा गया है। उसी के साथ ही साथ इनके जो पैट कमिंस है, तो इससे पहले ये सबसे महंगे बन रहे थे लेकिन इनका रिकॉर्ड तोड़ा माइकल स्टार्क ने। उसके साथ ही साथ इंडिया के जो सबसे महंगे क्रिकेटर खरीदे गए वो हैं आपके हर्षल पटेल, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया है। तो इसी के साथ ही साथ आपको बताना है कि जो आईपीएल का ऑक्शन है वो कहाँ पर हुआ है, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको कल ही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हु इज़ द इंडियाज रिचेस्ट वुमेन एंड नाउ आल्सो द 5th वेल्थिएस्ट पर्सन इन द कंट्री। भारत की सबसे अमीर महिला और अब देश की 5वीं सबसे अमीर व्यक्ति कौन बनी है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए वंदना लूथरा, बी किरण मजूमदार शाह, सी सावित्री जिंदल एंड डी फाल्गुनी नायर। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा सी सावित्री जिंदल। इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो सावित्री जिंदल इंडिया की रिचेस्ट वीमेन और कंट्री की 5वीं सबसे अमीर व्यक्ति बन गई हैं, और इनकी जो देखा जाए जो नेट वर्थ जो इनकी बढ़ी है तो वो पूरे इंडियंस में सबसे ज़्यादा बढ़ी है, यानी 9.6 बिलियन डॉलर, जिससे उनकी जो कुल प्रॉपर्टी है उसमें भी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। इनकी अगर वैल्यू देखी जाए तो इनकी जो वैल्यू है वो $25 बिलियन है, जिन्होंने विप्रो के जो अजीम प्रेम जी है उनसे भी लगभग ये आगे बढ़ चुकी हैं। और इसके साथ ही साथ जो मुकेश अंबानी हैं जो कि एशिया के सबसे बड़े रिचेस्ट माने जाते हैं, इस हिसाब से इन्होंने ग्रोथ की है अपनी असेट में, तो उन्होंने मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि इस बार मुकेश अंबानी ने $5 बिलियन की जो है वो ग्रोथ दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्पेशीज से लेकर कि इम्पेशेंट करप्पू समी जो कि न्यूज़ में देखी जा रही है, तो ये किस स्पेशीज से बिलोंग करती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए फिश, बी प्लांट, सी बर्ड एंड डी स्पाइडर। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी प्लांट। ये मैंने आपको यहाँ दिया भी हुआ है, तो आगे देख लेते हैं इसके बारे में भी। तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक प्लांट की स्पेशीज को डिस्कवर किया है। कहाँ पर? कलकट मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है वहाँ पर। और ये जो प्लांट है इसका नाम है इम्पेशेंट करुप्पू सामी। ये जो स्पेशीज है ये सेम अपनी ही स्पेशीज में इम्पेशेंट बाइकॉर्निस की तरह ही है, लेकिन ये कुछ मामले में उससे डिफर है कि जैसे इसकी स्मॉल लीव्स होती हैं यानी छोटी पत्तियां होती हैं, इसमें 6 से 8 फ्लावर होते हैं, इसके शॉर्ट स्केप होते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, और स्मॉल फ्लावर्स होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है आपके छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, और इसकी जो लीफ है ये भी काफ़ी छोटी दिख रही है। देखा जाए तो सेम टू सेम बाइकॉर्निस की तरह है, लेकिन कुछ मामलों में ये इससे अलग है, तो ये इसमें आप देख सकते हैं। और देखा जाए तो अगर वर्ल्ड वाइड इसकी 1000 से ज़्यादा स्पेशीज़ पाई जाती है और इंडिया में 280 से ज़्यादा स्पेशीज़ पाई गई है। डी वेंटस गोल्डन मोल जो कि ऐसा बताया जा रहा है कि 1936 से ये जो स्पेशीज़ है, ये जो आप इमेज में देख रहे हैं, ये गायब हो चुकी है। तो रिसेंटली इसको किस कंट्री में फिर से खोजा गया है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए तुर्की, बी साउथ अफ्रीका, सी यूएई एंड डी ऑस्ट्रेलिया। इसका तो आंसर मैं आपको दूंगी, लेकिन साथ ही साथ आपको बताना है कि तुर्की ने अपना जो नाम बदला है तो उसने अपना नाम बदल के क्या रखा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा बी साउथ अफ्रीका। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो गोल्डन मोल जो है वो एक रियर स्पेशीज है जिसको डी वेंटस गोल्डन मोल बोला जाता है, और ऐसा माना जाता था कि 1936 से ये विलुप्त हो चुकी है। लेकिन साउथ अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट सैंड ड्यून्स में एक बार फिर से इसको साल का सर्वे हुआ जिसमें बताया जाए कि एक बार फिर से इसको खोजा गया है। तो ये चूहे के साइज का होता है और ये एक्सपर्ट होता है गड्ढा खोदने के, लेकिन ये किसी भी तरह का कोई निशान नहीं छोड़ता। इस रेयर स्पेशीज के जो ट्रेसेस पाए गए हैं तो बताया जा रहा है कि जो स्निफर डॉग्स होते हैं यानी शिकारी कुत्ते, तो उनकी मदद से ये जो
रेयर स्पेशीज है, इसके ट्रेसेस देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो एक उम्मीद जगती है, और साथ ही साथ फिर किस तरह का प्लान करना चाहिए, अगर इसकी एग्जिस्टेंस है तो किस तरह से इसको प्रोटेक्ट किया जाए कंजर्वेशन के लिए। तो ये तो हो गया आपका आंसर। आपको इसी के साथ ही बताना कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये डिक्लेयर करती है कि कौन सी जो स्पेशीज है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है या वल्नरेबल है या इंडेंजर है या क्रिटिकल इंडेंजर है। तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है, साथ ही साथ आपको उसकी फॉर्मेशन डेट भी बतानी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो रिसेंटली G20 समिट में किसको क्वीन ऑफ मिलेट्स बोला गया है? तो आपको ऑप्शन हो जाएगा ए रायमती गुड़िया, बी संगीता, सी प्रियंका एंड डी नन ऑफ द एबव। तो G20 क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व होती है। इवन मैंने इसका क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा गया, उसको भी सॉल्व करवाया था, और साथ ही साथ मिलेट्स के बारे में मैंने बताया था। तो आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट बनाया गया। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए रायमती गुड़िया। इनके बारे में देख लेते हैं। तो G20 की जो समिट हुई थी तो उसमें 19 कंट्रीज के अलावा ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इटली, यूरोपियन यूनियन ने तो पार्टिसिपेट किए ही, उन्हीं के साथ इनवाइट किया गया था उड़ीसा की रायमती गुड़िया को। तो रायमती गुड़िया को क्वीन ऑफ मिलेट्स कहा जाता है, और वो इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 30 जो रेयर मिलेट्स की वैरायटी है उसको सिर्फ उगाया ही नहीं बल्कि उसको प्रिजर्व भी रखा, और उसके साथ ही साथ कई सैकड़ों औरतों को इन्होंने ट्रेन भी किया कि किस तरह से जो न्यूट्रिशियस ग्रेन है उसको कल्टीवेट किया जा सकता है। ये आप इमेज देख रहे हैं, ये है रायमती गुड़िया जो कि उड़ीसा की एक ट्राइबल वुमेन है। ऐसे लोग जो है ये समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है सुल्तान हैथम बिन तारिक जो कि रिसेंटली इंडिया की विजिट पर आए थे। तो वो किस कंट्री के सुल्तान और प्राइम मिनिस्टर हैं? तो आपको ऑप्शन हो जाएगा ए यमन, बी ओमान, सी कतर एंड डी नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आप इनकी इमेज देख रहे हैं, ये काफ़ी न्यूज़ में थे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर है वो ओमान के हैं। तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो 16 दिसंबर 2023 को ये इंडिया की विजिट पर आए। इंडिया और ओमान के जो बीच में जो ट्रेड है वो उसकी हिस्ट्री जो है बहुत ही पुरानी है, क्योंकि जो आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन है ओमान में वो भी कई तरह का एविडेंस देते हैं कि किस तरह से जो इंडो और ओमान ट्रेड है क्लासिकल एज के टाइम पे तो वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ओमान ने जो लिंक किया था इंडिया के साथ तो वो गुजरात के थ्रू किया था। उसी के साथ ही साथ तमिलकम के साथ इन्होंने मालाबार कोर्ट्स के थ्रू अपना रिश्ता बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हौथी रेबल्स के बारे में जो कि इस टाइम बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में बना है। तो आपको क्वेश्चन में बताना है कि हौथी रेबल इस टाइम न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि मैंने कल ही इनके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल में बताया है। तो हौथी रेबल्स जो कि न्यूज़ में बने हुए हैं तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो आपको ऑप्शन हो जाएगा ए यमन, बी ओमान, सी कतर एंड डी ईरान। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ए यमन। तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो हौथी मूवमेंट जिसको हम ऑफिशियली अंसार अल्लाह या सपोर्टर्स ऑफ गॉड भी कहते हैं, ये एक शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1990 में यमन के सादा में ओरिजिनेट हुई थी, और ये यमन के नॉर्थ वेस्टर्न सादा प्रोविंस के क्लैन से बिलोंग करती है। और ये जो हौथीज है शिया इस्लाम के जैदी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, और इनका जो इमरजेंस हुआ था तो वो सऊदी अरेबिया की जो लगातार फाइनेंशियल टेंशन और जो रिलीजियस इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो रहा था उसकी वजह से इनका इमरजेंस हुआ था। तो नवंबर 2009 में यमन की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया, और हौथीस ने सऊदी अरेबिया में भी तभी प्रवेश किया। तो अगर मूल रूप से देखा जाए तो यमली जो राजनेता और जो जायदी संप्रदाय के कार्यकर्ता हुसैन बद्र अल दीन अल हौथी के नेतृत्व में ये आंदोलन जायदी जो है वो फिर से सामने आया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो टर्म है JN1 और पिरोला तो ये न्यूज़ में देखे जा रहे हैं, तो ये किससे रिलेटेड है? आपको ऑप्शन हो जाएगा ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेवलपमेंट, बी क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव, सी कोविड-19 एंड डी मलेरिया। तो आपका आंसर हो जाएगा सी कोविड-19। तो आपको क्या लगता है जिस हिसाब से केरल में कंटिन्यू आज मैंने देखा कि 300 से 400 केसेस आ रहे हैं, तो क्या कोविड फिर से आने वाला है? तो दुआ तो करिएगा कि ऐसा ना हो। तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो इंडियन अथॉरिटी ने ऐसा कंफर्म किया है कि जो JN1 है ये कोविड-19 का एक नया सब वेरिएंट है, और इसके जो पेशेंट है वो केरला में देखे गए हैं, और ये
ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसका जीनोटाइप है। ये JN1 जो सब वेरिएंट है ये रिलेटेड है BA.2.86 स्ट्रेन से, जिसको हम पिरोला भी कहते हैं। और अगर इनिशियली देखा जाए तो ये जनवरी 2023 में आइडेंटिफाई किया था, जो USA और चाइना की जो जीनोमिक सर्विलांस डेटा है उसके थ्रू। बाकी इसके बारे में जैसे जैसे न्यूज़ आती जाएगी मैं आपको अपडेट करती जाऊंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एक महामंदिर को लेकर। तो स्वरवेद महामंदिर जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर है, स्वरवेद महामंदिर जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर है, तो हाल ही में उसका उद्घाटन किया गया। तो ये किस शहर में लोकेटेड है? तो आपको ऑप्शन हो जाएगा A मुंबई, B गुजरात, C वाराणसी एंड D न्यू दिल्ली। तो आपका आंसर हो जाएगा C वाराणसी। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्वरवेद महामंदिर को वाराणसी में इनॉग्रेट किया। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर है और ये 7 मंजिला का सुपर स्ट्रक्चर है, जिसमें एक ही टाइम पे 20,000 तक के लोग जो हैं वो मेडिटेशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो स्वरवेद मंदिर है तो ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत की विरासत को बहाल करने पर मोदी जी ने जिस हिसाब से फोकस किया है उसको भी दर्शाता है। The proposed international north-south transport corridor will not pass through which of the given countries, यानी ये जो कंट्रीज नीचे दी गई है तो इसमें बात कर रहा है कि जो आपका INSTC है तो वो किन देशों से होकर नहीं गुजरेगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा A रशिया, B ईरान, C अजरबैजान, D उज़्बेकिस्तान। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा D उज़्बेकिस्तान। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि आखिर ये इम्पॉर्टेंट क्यों है और ये किस किस कंट्री से होकर गुजर रहा है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन फिर चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो UPSC या UPPSC उसमें डायरेक्टली पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में भी। तो प्रेसिडेंट पुतिन ने मेंशन किया कि वो प्लान कर रहे हैं जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसको कनेक्ट करने की। कहाँ से कनेक्ट होगा ये? रशिया के आर्कटिक कोस्ट पे जो उनका पोर्ट है मुर्मांस्क उससे। तो ये 7200 किलोमीटर INSTC जो नेटवर्क है तो ये आपका ईरान, अजरबैजान और रशिया से रन होगा, जो कि शॉर्टेस्ट लैंड और सी रूट होगा रशिया और इंडिया के बीच में। और पुतिन का एम है कि यूरेशियन कनेक्टिविटी को बूस्ट करना, किसके थ्रू? INSTC के द्वारा। और साथ ही साथ जो शिपिंग गुड्स है उसको आर्कटिक पोर्ट से वेस्टर्न इंडिया में 15 दिन के अंदर अंदर पहुंचाना। तो इस कनेक्टिविटी का जो पर्पज़ है तो वो है कि रशिया का जो झुकाव हो रहा है एशिया की तरफ, और साथ ही साथ जो यूरेशियन लैंडमास की कनेक्टिविटी को वो डेवलप करना चाह रहा है। INSTC इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और इंडिया जो है वो उसका की पार्टनर है इस प्रोजेक्ट में। जैसा कि आपका हो गया INSTC जो कि चाइना का जो BRI है को काउंटर बैलेंस करना। तो इसको मैं आपको मैप में भी दिखा देती हूँ। तो ये आपका मैप है, आप देख सकते हैं कि ये आपका रशिया है और ये आपका इंडिया है। तो इंडिया में ये मुंबई में आपका आएगा और यहाँ से मुर्मांस्क पोर्ट से होते हुए ये आपका अजरबैजान, ईरान, यहाँ से होते हुए ये आपका इंडिया में पहुँचेगा। और इसका टारगेट क्या है कि 15 दिन के अंदर अंदर इसको पहुँचाना। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर, जिसमें बताया जा रहा है कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कि इस टाइम न्यूज़ में बना हुआ है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर इंडिया में, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? और हेडक्वार्टर से क्वेश्चन आपका UPPSC बहुत ही ज़्यादा पूछता है। और आपका अपकमिंग जो एग्ज़ाम है APS, UPPSC खुद और साथ ही साथ RO, तो उसमें इस क्वेश्चन के आने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि ये कॉन्टिन्यू न्यूज़ में बना हुआ है। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा A न्यू दिल्ली, B भोपाल, C मुंबई एंड D सूरत। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा C मुंबई। थोड़ा इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो जो मुंबई में कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये एक स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कॉटन के लिए कंडक्ट कराता है। मार्केट जो प्राइस है जब वो एवरेज क्वालिटी वाले जो कॉटन होते हैं उनकी जो बाज़ार की कीमतें हैं तो जब वो MSP से नीचे गिर जाती हैं तो जो CCI है तो वो किसान के हितों की रक्षा के लिए MSP की दर पर उसको खरीदता है ताकि उनको इससे
फ़ायदा हो सके। लेकिन अगर इस बार देखा जाए तो CCI ने जो कपास की जो खरीद की है वो बहुत ही ज़्यादा कम की है, क्योंकि कुछ दूर दराज के क्षेत्रों को छोड़कर ज़्यादातर जो बाजार दरें हैं वो MSP से अधिक हो गई हैं। हालांकि कुछ प्रोड्यूसर स्टेट हैं जहां पर पिंक बॉलवर्म के हमले के कारण जो कपास की गिरती कीमतों को देखते हुए ये एक महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभा सकता है। तो इससे आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। साथ ही साथ MSP के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था, तो आपको इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रैट्स। ये रैट्स आपके चूहे वाले नहीं हैं, बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरू किया गया एक इनिशिएटिव है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में रैट्स बोला गया। तो वो न्यूज़ में बना हुआ है। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन से यानी किस संगठन से रिलेटेड है? तो आपको ऑप्शन हो जाएगा ए यूनाइटेड नेशन, बी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, सी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो इसके इन सारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आपको अलग से भी पढ़ाया हुआ है, तो आपको कमेंट बॉक्स में इनके बारे में बताना है। तो अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाकर सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो देख लेते हैं थोड़ा रैट्स के बारे में भी। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक जॉइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज को कंडक्ट किया, जिसका काम है कि जो इंटरनेट का यूज़ हो रहा है टेररिस्ट को लेकर, सेपरेटिस्ट को लेकर, एक्सट्रीमिस्ट पर्पस को लेकर, तो उसको कॉम्बैट करना है। और ये जो एक्सरसाइज है वो इंडिया के द्वारा न्यू दिल्ली में होस्ट की गई है, जिसका एम है कि जो SCO जो मेंबर्स हैं यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर स्टेट हैं, तो उनके कोऑपरेशन को इम्प्रूव करना, ताकि जो गलत एक्टिविटीज़ के लिए इंटरनेट का यूज़ हो रहा है तो उसको पहचान कर उसको सप्रेस किया जा सके। और ये बिना मिले हुए नहीं हो सकता। अगर आपस ही में लोग लड़ते रहेंगे तो फिर क्या ही होगा। तो ये एक्सरसाइज जो है वो फोकस करती है जो एक्सचेंजिंग पॉजिटिव एक्सपीरियंस होता है कलेक्टिव डिजिटल एविडेंस में, डिजिटल एसेट्स के द्वारा जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए फाइनेंसिंग होती है उसको भी काउंटर करेगी। उसके साथ ही साथ जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर अटैक्स होते हैं उस पर भी जो रिस्पॉन्स है तो उस पर भी रोक लगाने की। और उसके साथ ही साथ ये जो एक्सरसाइज है तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप साबित हो सकता है SCO की जो एंटी टेररिस्ट कैपेबिलिटीज़ है उसको मजबूत करने के लिए। अगर इस एक्सरसाइज से पहले देखा जाए तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट जो है इंडिया का, तो उसने ऑर्गेनाइज किया था एक सेमिनार जिसमें वो काउंटर कर रहा था जो इंटरनेट का यूज़ होता है टेररिस्ट के लिए, सेपरेटिस्ट के लिए, एक्सट्रीमिस्ट्स के लिए, उसके लिए इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया था। और ये जो सेमिनार है वो 4th एडिशन है SCO के रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर का, जिसका एम है कि उन सारे चैलेंजेस पे डिस्कस करना जो कि इंटरनेट के मिसयूज़ को लेकर है, जिसमें आपका AI भी इंक्लूड हो जाता है, डार्क वेब भी इंक्लूड हो जाता है, क्रिप्टो करेंसी भी आता है और साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो आएगा ही। तो ये जो मेंबर स्टेट हैं तो उन्होंने भी अपना इंटरेस्ट जताया है इंटरनेट मिसयूज़ को और साइबर सिक्योरिटी जो इश्यूज़ है उसको कॉम्बैट करने के लिए। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी मैंने यहाँ पे हिंदी में भी दिया है, तो अगर आपको इंग्लिश में कुछ इशू आती है तो टेलीग्राम चैनल के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाकर इसकी PDF को डाउनलोड करके इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है एक अवार्ड से लेकर, जिसमें पूछा गया हु हैज़ बीन रिसेंटली अवार्डेड द प्रेस्टिजियस रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्रीज नेहोम प्राइज फॉर एजुकेशन। हाल ही में शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के न्यू होम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एक तो ये भी क्वेश्चन बनता है, दूसरा ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो न्यू होम प्राइज़ है तो वो किस फील्ड से रिलेटेड है। तो आप इसको बता सकते हैं। इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं। ए सविता से, बी संजीव प्रसाद, सी राजेश्वरी श्रीधर एंड डी पुष्पक भट्टाचार्य। तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो मुंबई के होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की जो प्रोफेसर हैं सविता लाडेज, उनको केमिस्ट्री में उनके योगदान के लिए प्रेस्टिजियस रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के न्यू होम प्राइज से सम्मानित किया गया।
बाकी इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बट अगर आपको लगता है कि नहीं आपको और ही पढ़ना है तो मैंने आपको बताया कि टेलीग्राम पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर इसको खुद से पढ़ सकते हैं। और इससे जो 2 क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बता ही दिया है, बाकी मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ और आएगा। बट अगर आपको लगता है कि नहीं आपको पढ़ना है तो आप जाके खुद से इसको पढ़ सकते हैं, कोई इसमें बिग डील नहीं है। चलिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एस्क्यूबो रीजन, जो कि न्यूज़ में बना हुआ है। तो ये किन 2 कंट्रीज़ के बीच डिस्प्यूट की वजह है, मतलब किन 2 कंट्रीज़ को इस जगह को लेकर लड़ाई हो रही है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए वेनेजुएला एंड गयाना, बी वेनेजुएला एंड ब्राज़ील, सी ब्राज़ील एंड गयाना, एंड डी गयाना एंड सूरीनेम। तो इसके बारे में हम देख लेंगे, साथ ही साथ इसका मैप भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वेनेजुएला एंड गयाना। इसके बारे में पूरी न्यूज़ देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैप की तरफ चलते हैं। तो एस्कीबो जो रीजन है, तो एस्कीबो नदी के वेस्ट में 1,59,500 किलोमीटर क्षेत्र में है। और ये जो एरिया है ये गुआना और वेनेजुएला के द्वारा डिस्प्यूटेड एरिया है, और इसे स्पेनिश में एस्क्यूबो या गुआना एस्क्यूबो के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल हुआ क्या था, तो 1899 का जो पेरिस आर्बिटल अवार्ड के आधार पर इस एरिया पर गुआने का कंट्रोल किया गया, लेकिन वेनेजुएला जो है वो भी इस पर दावा करता है। और वेनेजुएला काफ़ी टाइम से ये कहता आ रहा है कि 1899 में इस क्षेत्र को जो ब्रिटेन ने सौंपने का निर्णय गुआना को किया था, तो पूरी तरह से वो अनफेयर था। फिलहाल जो मामला जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में है, लेकिन वेनेजुएला ये भी कहता है कि कोर्ट को जो है ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो इस पर किसी तरह का निर्णय दे सके। हालांकि अब हुआ क्या, ये न्यूज़ में क्यों आया, तो दिसंबर 2023 में गुआना और वेनेजुएला इस बात पर सहमत हो गए कि वो फोर्सफुली इस एरिया को कंट्रोल नहीं करेंगे। ये एरिया इन लोग के लिए इम्पॉर्टेंट भी इसलिए क्योंकि ये एक ऑयल रिच रीजन है। तो इनके बीच में जो मीटिंग हुई कि हाँ अब ये दोनों इस पर लेकर कोई फोर्सफुली कंट्रोल नहीं करने वाले, तो इसके बीच में जो ब्रोकर बना तो वो बना उसकी जो नेबरिंग कंट्री है ब्राज़ील, और ब्राज़ील के साथ साथ सीलैक और कैरिकॉम। और सीलैक और कैरिकॉम है क्या, तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लैटिन अमेरिका कैरिबियन नेशंस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो देख लेते हैं थोड़ा सा मैप में इन सब के बारे में। मैं आपको इसका मैप तो डिस्कस करने वाली हूँ, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो कंट्रीज़ हैं तो ये किस कॉन्टिनेंट में पाई जाती हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपका वेनेजुएला है, और जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो आपका ये है गुआना एस्कीबो, और ये आपका गुआना है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या देखना है कि वेनेजुएला से कौन कौन सी कंट्रीज टच करती है, उसी के साथ गुआना के साथ कौन कौन सी कंट्रीज टच करती है, कौन सी कंट्री है जो कि लैंड लॉक है। इस तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब इस तरह की कोई भी एक्टिविटी कहीं होती है तो वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। आज के टॉप 6 का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ही, आप लिख के ले लो। क्या क्वेश्चन है इसमें कि किस कंट्री के प्रेसिडेंट को इंडिया ने एज अ चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे के इवेंट पर इनवाइट किया है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए यूएसए, बी चाइना, सी फ्रांस, एंड डी नन ऑफ द एबव। तो मैंने आपको यहाँ इमेज भी दी हुई है, आपको बताना है कि कौन सी कंट्री है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी फ्रांस। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो फ्राइडे में जो न्यूज़ एजेंसी है पीटीआई, तो उसने बताया है कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है एम्यूल मैक्रोन, तो उनको एज अ चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे इवेंट पर 26 जनवरी को अगले साल में बुलाया गया है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने जो है यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन को इनवाइट किया था, किसी वजह से उन्होंने आने से मना किया, तो इस वजह से अब इनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया जा रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को जिन्होंने लास्ट तक वीडियो को देखा, क्योंकि ये लोगों की डेडिकेशन दिखाता है। क्योंकि हम मस्ती वाली चीजें तो पूरी देख जाते हैं, लेकिन जब बात आती है नॉलेज की तो कहीं ना कहीं हम बोर होकर उसको आधे में छोड़ देते हैं। जिन्होंने लास्ट तक वीडियो को देखा उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप में दिख रही है वो सिंसेरिटी जो एक सीरियस एस्पिरेंट में होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां से जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने मेरे लास्ट के वीडियोस को नहीं देखा है, मैंने प्लेलिस्ट की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर बाकी के वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं कल सुबह फिर 4:30 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रख के पढ़ते रहे। थैंक यू, बाय बाय।